आसमा जाकर देखती है कि निखिल और भूमिका बिस्तर पर बैठकर हाथ में हाथ रखकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यह देखकर आसमा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है, यह क्या कर रहे हो? छी, तुम लोगों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। चिल्लाने की आवाज सुनकर वैशाली वहाँ आ जाती है और आसमा से कहती है, यह दोनों जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तू तो हमें एक पोता दे नहीं पाई, इसलिए हम इन दोनों की शादी करवाएंगे। निखिल भी भूमिका के साथ मिलकर आसमा को उल्टा सीधा सुनाता है। आसमा रो पड़ती है। निखिल अगले ही दिन भूमिका से शादी करने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह होती है और सब लोग देखते हैं कि भूमिका घर से गायब है। उसे इधर उधर ढूंढा जाता है मगर वह नहीं मिलती और उसके बाद भूमिका के बिस्तर के नीचे से एक चिट्ठी मिलती है। उसमें भूमिका ने लिखा है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है और उसी के साथ वह शादी करेगी। वह घर पर रहते हुए भाग नहीं सकती थी, इसीलिए निखिल का इस्तेमाल करके वह इस घर में आई थी। धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया। माँ, अब मैं क्या करूँ? आसमा की शादी हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसको कोई बच्चा नहीं हुआ और इसी बात से उसका पति और सास ससुर उसे बहुत परेशान करते हैं। उसके पति का नाम निखिल है और सास का नाम वैशाली। दोनों मिलकर आसमा को हमेशा टोकते रहते हैं। तुझे इस घर में लाकर तो हम बर्बाद हो गए, अभी तक हमें एक पोता भी नहीं दे पाई। हाँ आसमा, लानत है तुम पर। आसमा ऐसे ताना सुनती रहती है। आसमा एक गांव से है। उसके घर में उसके माता पिता और बहन भूमिका रहती है। भूमिका दिखने में बहुत सुंदर है, इसलिए आसमा की शादी की जब भी बातचीत होती रहती थी तब आसमा की माता ने भूमिका को सबके सामने आने से ही मना कर दिया था। भूमिका, तू घर के अंदर ही रहना, गलती से भी उन लोगों के सामने मत जाना, नहीं तो तेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होगी, समझी? हाँ हाँ माँ, मैं समझ गई। इसके बाद निखिल के साथ आसमा की शादी हो जाती है और उसके बाद भूमिका सबके सामने निकलती है और इस वक्त सबसे पहले निखिल भूमिका को देखा और अपने मन में कहता है, अरे यार, आसमा के माता पिता ने यह अच्छा नहीं किया। इतनी सुंदर लड़की को छुपा के मेरे साथ इस आसमा की शादी करवा दी। भूमिका कितनी सुंदर है, काश वो मेरी बीवी होती। वैशाली भी यही सोचने लगी, काश उसकी बीवी होती। और तब से दोनों आसमा से बुरा बर्ताव करने लगे और बच्चा न होने की वजह से आजकल उसे हर वक्त ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए आसमा हर रोज अपने नसीब को कोसती है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, ताकि मैं माँ बन सकूं। उधर निखिल अपने मोबाइल पर भूमिका की तस्वीर देख रहा है। आसमा कमरे के अंदर घुसते ही वह मोबाइल बंद कर देता है और आसमा से कहता है, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके घूम के आते हैं। और वह दोनों चले जाते हैं। आसमा अपने माता पिता से बातचीत करने लगती है और निखिल सीधा भूमिका के पास चला जाता है। अरे भूमिका, कैसी हो? अच्छी हूँ जीजा जी। जीजा जी नहीं, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे निखिल कहा करो। नहीं नहीं, आपको आपका नाम कैसे लेकर बुलाऊं? मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या? अगर तुम चाहो तो। निखिल बात खत्म नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पर अचानक आसमा चली आती है। क्या बात हो रही है जीजा साली में, जरा मैं भी तो सुनूं। ओए होए, जल रही है मेरी दीदी। जीजू ने मुझसे 2-4 बातें क्या कर ली, तुम तुरंत चली आई? हाँ यह सुनकर आसमा जोर जोर से हंसती है। हाँ, यही बात तो है तेरे जीजू में, इतने हैंडसम जो हैं। हाँ वो तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो दीदी, मैं तुम्हारे पति को तुमसे छीन नहीं लूंगी। तो ठीक है, फिर तुम दोनों बातें करो, मैं रसोई में जाती हूँ। आसमा रसोई में चली जाती है। भूमिका और निखिल फिर से बातें करने लगते हैं। आसमा और निखिल पूरे 10 दिनों के लिए वहाँ रुकते हैं और इन दिनों में निखिल भूमिका से अच्छे से दोस्ती कर लेता है। आसमा ससुराल लौटती है और पहले की तरह काम काज में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही एक दिन आसमा घर का काम कर रही होती है, इतने में भूमिका वहाँ पर आ जाती है। अरे भूमिका, तू यहाँ? हाँ दीदी, तेरी याद आ रही थी तो सोचा चली आती हूँ तेरे पास। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहूंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। चल तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। आसमा भूमिका को उसका कमरा दिखा देती है। भूमिका ने आसमा से झूठ बोली है, उसे आसमा की याद नहीं
आ रही थी। निखिल के साथ भूमिका की रोज बात होती थी। निखिल ने भूमिका को आने के लिए कहा। शाम को निखिल काम से लौटता है और भूमिका को देखकर चौंक जाने का नाटक करता है, जैसे कि उसे कुछ पता ही न हो। उसी रात आसमा की नींद टूटती है। तब वह देखती है कि निखिल बिस्तर पर नहीं है। आसमा कमरे के अंदर देखती है, लेकिन निखिल कमरे में भी नहीं है। आसमा कमरे से बाहर जाती है और देखती है कि निखिल और भूमिका बालकनी में खड़े हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आसमा को देखकर दोनों चौंक जाते हैं, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। निखिल कहता है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं बाहर आया और देखा भूमिका यहाँ खड़ी है। पहली बार आसमा को संकेत हुआ। भूमिका अपने कमरे में चली गई। अगले दिन आसमा ने देखा कि उसके साथ वैशाली भूमिका से बहुत अच्छी तरह से पेश आ रही है। आसमा को लगने लगा कि भूमिका इस घर में धीरे धीरे उसकी जगह ले रही है। लेकिन निखिल काम पर जाने से पहले भूमिका की खोज करने लगा। काम से लौटकर भूमिका के साथ बातें करने लगा। वैशाली और भूमिका पूरा दिन कमरे में बैठकर गप्पे लड़ाने लगे और आसमा काम करती रही। आसमा को लगने लगा कि वह इस घर की नौकरानी है, लेकिन फिर भी आसमा ने किसी को कुछ नहीं बोला। बस भूमिका को अपने कमरे में बुलाया और कहा, भूमिका मुझे लगता है तुझे घर लौट जाना चाहिए। क्यों? नहीं मतलब बहुत दिन हो गए हैं। तू यहाँ है, मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मम्मी पापा के साथ रोज मेरी बात होती है। भूमिका घर लौटने के लिए मना कर देती है। आसमा को बुरा लगता है। उसी रात आसमा की नींद फिर से टूटती है और वह देखती है कि आज फिर से निखिल कमरे में नहीं है। आसमा बालकनी में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं है। इतने में भूमिका के कमरे में निखिल की आवाज आती है। आसमा जाकर देखती है कि निखिल और भूमिका बिस्तर पर बैठकर हाथ में हाथ रखकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यह देखकर आसमा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है, यह क्या कर रहे हो? छी, तुम लोगों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। चिल्लाने की आवाज सुनकर वैशाली वहाँ आ जाती है और आसमा से कहती है, यह दोनों जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तू तो हमें एक पोता दे नहीं पाई, इसलिए हम इन दोनों की शादी करवाएंगे। निखिल भी भूमिका के साथ मिलकर आसमा को उल्टा सीधा सुनाता है। आसमा रो पड़ती है। निखिल अगले ही दिन भूमिका से शादी करने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह होती है और सब लोग देखते हैं कि भूमिका घर से गायब है। उसे इधर उधर ढूंढा जाता है मगर वह नहीं मिलती। और उसके बाद भूमिका के बिस्तर के नीचे से एक चिट्ठी मिलती है। उसमें भूमिका ने लिखा है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है और उसी के साथ वह शादी करेगी। वह घर पर रहते हुए भाग नहीं सकती थी, इसीलिए निखिल का इस्तेमाल करके वह इस घर में आई थी। धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया। माँ अब मैं क्या करूँ? यह पढ़कर आसमा जोर जोर से हंसने लगती है। वह कहती है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। देखा, प्यार सब लोग नहीं कर सकते। बाहर की सुंदरता देखकर पिघल जाने से ऐसा ही होता है। इसके बाद निखिल आसमा से माफी मांगता है। आसमा मुझे माफ कर दो, मैं रूप के उजाले से अंधा हो गया था। आज मुझे पता चल गया कि असली प्यार क्या होता है। वैशाली भी आसमा से माफी मांग लेती है। मुझे भी माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, माफ कर दूंगी, लेकिन तुम लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ऐसा और कभी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, ऐसा अब कभी नहीं होगा। आसमा दोनों को माफ कर देती है। इसके बाद निखिल और वैशाली दोनों बदल जाते हैं। दोनों आसमा से अच्छे से बर्ताव करते हैं। कुछ दिनों बाद आसमा गर्भवती भी हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।